हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम लोग नई स्टोरी कवर करने वाले हैं जिसका टाइटल है हुकुम सा डेविल लव। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 01 सुहागरात का सच। सुर्ख लाल जोड़े में लिपटी हीरे के गहनों से जड़ी कलाइयों में लाल चूड़े के साथ सोने के कलीरों की खनक की धुन पर डगमगाते हुए कदमों के साथ चलती हुई श्रेया आज रात शायद सिर्फ चंडीगढ़ की नहीं बल्कि पूरे जहान की सबसे खूबसूरत दुल्हन लग रही थी। उसका सजिला सुनहरा रूप उस लाल जोड़े में चार चांद लगा रहा था और ये नई नवेली दुल्हन आज रात अपनी शादी के बाद अपने सपनों के राजकुमार अपने पति के साथ अपनी सुहागरात मनाने होटल गोल्ड स्टार के वेडिंग सूट में जा रही थी। पर अजीब बात ये थी कि शर्माने और नजाकत से मुस्कुराने की जगह श्रेया अपने आप को बेहोशी की गहरी खाई में गिरता हुआ महसूस कर रही थी। उसका सर चकरा रहा था, उसकी आंखों के सामने सब धुंधला हो रहा था, उसके कदम बहक रहे थे और वो धीमी आवाज से मदद मांग रही थी। ये अचानक मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? आह, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, आंखों के सामने सब पिघलता हुआ दिख रहा है। उद्धरण चिन्ह। श्रेया थोड़ी आवाज ऊंची करती हुई आवाज लगाती है, नताशा। बबली कोई है क्या? इस कॉरिडोर में होटल का कोई स्टाफ भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं स्वीट तक पहुंच ही गई हूँ, रौनक अंदर ही है, उससे कहती हूँ कि नीचे से मुझे कोई मेडिसिन मंगवा कर दे। लड़खड़ाती हुई श्रेया दीवार का सहारा लेते हुए किसी तरह अपने स्वीट तक पहुंची और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई एक रूमानी खुशबू उसके रोम रोम में समाने लगी। कमरे की रोशनी धीमी और गुलाबी थी, पूरा कमरा फूलों से सजा हुआ था और दिल बहलाने वाला धीमा धीमा संगीत बज रहा था। रात की हवा से रेशम के सफेद पर्दे एक लय में उड़ रहे थे और उन्हीं पर्दों के बीच उसे एक लंबे चौड़े सजीले नौजवान की छाया दिखाई दी और श्रेया का चेहरा इस हालत में भी खिल उठा। उसने उसकी ओर बढ़ते हुए बुदबुदाते हुए कहा, मुझे लगा ही था कि तुम यही मेरा इंतजार कर रहे होगे, सुनो ना मेरा। श्रेया अपनी बात पूरी भी न कर सकी, वो आदमी आगे बढ़ा और श्रेया चक्कर खाकर उसकी बाहों में गिर गई। आधी बेहोशी में वो उससे कहती रही कि वो आज रात कितनी खुश है, आज उसका सपना पूरा हो गया। उसने इस रात का बेताबी से इंतजार किया था और आज वो अपने सपनों के राजकुमार के साथ है। श्रेया को महसूस हो रहा था कि वो आदमी उसे बिस्तर की तरफ लेकर जा रहा है, उसे मखमल की चादर पर लिटाकर उसके करीब आ रहा है। श्रेया की सुध अब धीरे धीरे खत्म हो रही थी, पर श्रेया को उस आदमी के हाथ अपने बदन पर महसूस हो रहे थे जो पूरे जुनून के साथ उस पर अपना हक जमा रहे थे। और उसके बाद श्रेया की सुध बेहोशी की खाई में जाकर सो गई। न जाने कितने घंटों बाद कमरे के बाहर हलचल सुनकर श्रेया की आंख खुली। श्रेया ने आधी नींद में अपने बगल में लेटे रौनक को महसूस करने की कोशिश की, पर रौनक वहां नहीं था। श्रेया उठकर बैठी तो उसने देखा कि मसले हुए गुलाब के फूलों की सेज पर वो अकेली है, रौनक वहां नहीं था और न ही श्रेया के जिस्म पर उसके कपड़े। श्रेया ने हैरानी से यहाँ वहां देखा और बाथरूम की तरफ देखते हुए आवाज भी लगाई, रौनक बेबी तुम बाथरूम में हो क्या? रौनक। कोई जवाब न मिलने पर श्रेया ने खुद को एक चादर से ढका बिस्तर से उतरी और फटाफट शादी का जोड़ा पहनकर अपने बाल बांधकर वेडिंग सूट से बाहर आई। पर जैसे ही श्रेया ने दरवाजा खोलकर अपने मेहंदी रचे नाजुक पैर बाहर रखे, उसने देखा कि एक तूफान उसका इंतजार कर रहा था। अचानक लोगों का एक सैलाब श्रेया की तरफ उमड़ा, न जाने कितने कैमरे उसकी तस्वीरें खींचने लगे और न जाने कितनी अनजान आवाजें चीख चीख कर कहने लगी, देखिए, चंडीगढ़ के जाने माने मल्होत्रा परिवार की वारिस श्रेया मल्होत्रा का काला कारनामा। शादी की रात ही इस बिगड़ैल राजकुमारी ने बिताई रात किसी पराये मर्द के साथ। शादी रौनक खन्ना के साथ और रंग रलियां किसी और के साथ। मिसेस श्रेया खन्ना, क्या ये सच है कि कल रात आपके वेडिंग सूट में आपके पति रौनक की जगह कोई हैंडसम अजनबी था? क्या हुआ आप दोनों के बीच? क्या आप रौनक खन्ना को शादी की रात ही छोड़ चुकी हैं? सफेद पड़ चुकी सर से पैर तक कांपती हुई अपने डूबते दिल की धड़कन महसूस करती हुई श्रेया ने आग बबूला होकर आखिर सबको पीछे धक्का देकर चीखते हुए कहा, शट अप, आई सेड शट अप। हिम्मत कैसे हुई तुम सबकी ये बकवास करने की? हाँ,
मेरे साथ कल रात मेरे पति रौनक खन्ना ही थे। हो कौन तुम लोग और मेरे कमरे के बाहर क्या कर रहे हो? बाहर निकलो यहाँ से। सिक्योरिटी, कोई है? बाहर निकालो इन सबको और खबरदार जो ऐसी अफवाह फैलाकर मुझे और रौनक को बदनाम करने की कोशिश की तो। तभी उस भीड़ को किसी धीरे से छोड़े गए तीर की तरह चीरती हुई आवाज श्रेया के लाल पर चुके कानों में आ गिरी। और वो आवाज रौनक की थी। रौनक दुखी आवाज में बोला, ये अफवाह नहीं, सच है श्रेया। श्रेया ने मीडिया रिपोर्टर्स की भीड़ के परे रौनक को खड़े देखा और वो बर्फ के बुत की तरह जम गई। सामने से रौनक आ रहा था, शादी की शेरवानी पहने, आंखों में श्रेया से मिले धोखे के आंसू लिए। श्रेया के सामने आकर रौनक ने श्रेया को उसके कंधों से झकझोरते हुए एक दिलजले की आवाज में सवाल किया, हाउ कुड यू श्रेया, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? शादी की रात मुझे फोन करके डेरा बस्सी के फार्म हाउस पर भेजा और सुहागरात किसी गैर मर्द के साथ मनाई, वो भी हमारी शादी के बिस्तर पर। और अब भी तुम्हारे अंदर इतनी बेशर्मी है, इतनी गुस्ताखी है कि तुम मेरा नाम लेकर सीना ठोक कर कह रही हो कि मैं कल रात तुम्हारे साथ था। क्यों श्रेया, क्यों किया तुमने ऐसा? अगर यही सब करना था तो मुझसे शादी क्यों की? ये सुनकर श्रेया दंग रह गई और उसने अपने होश ओ हवास खोते हुए कहा, नहीं नहीं रौनक, ये तुम क्या कह रहे हो? कल रात इस कमरे में तुम थे मेरे साथ। और मैं भला तुम्हें फोन करके फार्म हाउस पर क्यों जाने को कहूंगी? तुम सबको गलतफहमी हुई है। ओके, मैंने किसी पराये आदमी के साथ रात नहीं बिताई। मैंने कोई धोखा नहीं दिया, कोई बेवफाई नहीं की रौनक के साथ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बाऊजी कहाँ है वो मेरा विश्वास? तभी अचानक किसी ने श्रेया को खींचकर अपनी तरफ पलटा और नसों का खून जमा देने वाला एक चांटा उसके गाल पर मारकर उसकी बात पूरी होने से पहले ही खत्म कर दी। श्रेया ने सुन्न होकर देखा कि उसके बाऊजी जगदीप मल्होत्रा, उसकी सौतेली माँ जमुना मल्होत्रा, उसकी सौतेली बहन नताशा मल्होत्रा और उसकी चहेती सहेली बबली उसे नफरत से देख रहे हैं। उनकी आंखों में शर्मिंदगी, गुस्सा और हिकारत है। उन्हें ऐसे देखकर श्रेया के मुंह से बस इतना ही निकला, बाऊजी। तभी बाऊजी ने फुकारते हुए कहा, खबरदार जो अपनी गंदी जुबान से मुझे बाऊजी कहकर मेरे खून को गाली दी तो। मैं यकीन नहीं कर पा रहा कि मेरा खून इतना गंदा हो सकता है। छी, इससे अच्छा तो तू पैदा होते ही मर गई होती श्रेया। कहीं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा तूने हमें। इतना कहकर जगदीप फूट फूट कर रोने लगते हैं। इतने में नताशा दुखी होते हुए कहती है, दीदी ये क्या कर दिया आपने? और क्यों? आप तो रौनक जीजाजी से प्यार करती थी ना? फिर जमुना ने भी रोते हुए कहा, नताशा की बात का जवाब दे पुत्र। क्यों किया तूने ऐसा? मैंने तुझे पैदा नहीं किया पर अपनी बड़ी बहन की अमानत मानकर पाला था पुत्र। तूने आज मेरी परवरिश को गाली दी है। मरने के बाद क्या मुंह दिखाऊंगी मैं अपनी बहन को कि उसके मरने के बाद उसका चूल्हा चौका तो संभाल लिया पर उसकी बेटी का चाल चलन न संभाल सकी। ये सब देखकर बबली भी हैरान थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो भी अब आगे आकर बोली, श्रेया ये सब लोग सच कह रहे हैं और आज तू झूठ बोल रही है और तेरी सहेली होते हुए भी मुझे तेरे खिलाफ बोलना पड़ रहा है। रौनक कल रात को शादी की रस्में पूरी हो जाने के बाद सचमुच डेरा बस्सी के फार्म हाउस पर चले गए थे, ये कहकर कि तूने उन्हें कोई सरप्राइज देने के लिए वहां बुलाया है। तो बता वो तेरे साथ रात कैसे बिता सकते थे? झूठ बोलना बंद कर श्रेया। तूने कल की रात रौनक के साथ नहीं किसी और आदमी के साथ गुजारी है। जब सबकी बातें और लानतें श्रेया के कानों में उतरने लगी तो उसे धीरे धीरे ये एहसास होने लगा कि वो सब सच कह रहे थे। कल रात वो शादी के सुर्ख जोड़े में जिस मर्द की बाहों में जा गिरी थी वो उसका पति रौनक नहीं था और अब सच जान लेने के बाद वो श्रेया के लाख बार दावा करने पर भी रौनक साबित नहीं हो सकता था। श्रेया के चेहरे पर गुस्से के उबाल की जगह अब हैरानी, हिकारत और खुद से आ रही घिन ले रही थी। कल रात अपने बदन पर महसूस हुए उस आदमी के हाथ अब उसे अपने उसी बदन पर रेंगते हुए सांप की तरह महसूस हो रहे थे।
धीरे धीरे ये सच्चाई उसे अपनी गिरफ्त में ले रही थी कि न सिर्फ वो चाहे अनचाहे रौनक के साथ बेवफाई कर चुकी है, बल्कि वो एक अनजान आदमी के हाथों मैली भी हो चुकी है, जिसका वो न नाम जानती है और न ही शक्ल। श्रेया को ये एहसास होते ही धक्का सा लगा। उसे अपने शरीर से, अपनी आत्मा से घिन आने लगी। अपने पति, अपने परिवार और भूखे भेड़ियों की तरह उसकी तस्वीरें खींच रहे रिपोर्टर्स की आंखें उसे ऐसे लगने लगी जैसे वो किसी नीच औरत को देख रही हो। एक रात में बदली अपनी इस जिंदगी की अंधेरी सुबह ने श्रेया के होश उड़ा दिए और इस शर्मनाक सच से सुन्न होकर श्रेया सबको चीरते हुए सीढ़ियों की तरफ भागने लगी। वहीं रौनक उसे आवाज लगाता रह गया। रौनक ने बिफरते हुए कहा, कहाँ जा रही हो श्रेया? मुझे जवाब दो, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? कौन है वो आशिक जिससे मिलने के लिए तुम्हें अपनी शादी की रात ही मिली? श्रेया, जवाब दो। रौनक के साथ साथ श्रेया को बाकी सबके सवाल भी सुनाई दे रहे थे, पर वो शर्म की उस गर्द में गिर चुकी थी कि अपनी जलील हो चुकी सांसों की आवाज के सिवा उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बार बार रेशम के पर्दों में खड़ा वो आदमी, उसके जिस्म से आ रही खुशबू, उसकी सांसों की हरारत श्रेया को अपने जिंदा होने पर धिक्कार रही थी। और इस शर्मिंदगी की फटी हुई चादर के सहारे श्रेया कब होटल की छत पर आ पहुंची उसे पता भी नहीं चला। जब छत की ठंडी हवा के झोंके ने श्रेया के गाल सहलाए तो उसे एहसास हुआ कि वो कहाँ खड़ी है। और वहां रखे एक टूटे शीशे में श्रेया ने अपना अक्स देखा। बिखरे हुए बाल, बहता हुआ काजल, अपनी सुर्खी खो चुके होंठ, अपना सिकुड़ा हुआ शादी का जोड़ा। और इस सब के बीच अगर श्रेया को कुछ दिखाई दिया तो वो थी उस अजनबी की अपने जिस्म पर लग चुकी छाप। श्रेया ने चीख कर कहा, नहीं, मैं इस दाग के साथ नहीं जी सकती। और ये कहते हुए श्रेया ने छत से छलांग लगा दी। कहाँ श्रेया अपने सपनों के राजकुमार के साथ शादी करके अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने वाली थी, और कहाँ जिंदगी ने उसे ऐसे मोड़ कर लाकर खड़ा कर दिया कि श्रेया ने अपने आप को खत्म करने का इतना बड़ा कदम उठाने का फैसला कर लिया। एपिसोड 2। एक अकेली इस शहर में। इंसान ठोकर खाकर गिर जाए तो वो आसानी से उठ सकता है, लेकिन अगर इंसान किसी की नजरों में गिर जाए तो उसका उठ पाना नामुमकिन हो जाता है। और यहाँ तो श्रेया अपनी ही नजरों में गिर चुकी थी। अपनों और दुनिया की जिल्लत से हार कर श्रेया ने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला करते हुए होटल के टेरेस से छलांग लगाने की जैसे ही कोशिश की, किसी ने पीछे से आकर उसका हाथ थाम लिया। श्रेया ने पलट कर देखा तो उसके बावजी उसका हाथ पके हुए उसे नफरत और हिकारत भरी नजर से देख रहे थे, जैसे वो उससे कह रहे हों कि मरने के लिए उसे छत से कूदने की जरूरत नहीं है, उसकी जान लेने के लिए उनकी आंखों में उतर रहे नफरत के लाल डोरे ही काफी हैं। उन्हें देखकर श्रेया ने रोते हुए अपने बावजी से कहा, मर जाने दीजिए मुझे बावजी, मैं कहीं की नहीं रही। घिन आ रही है मुझे अपने आप से, इस शरीर में एक और पल नहीं जीना चाहती मैं। छोड़िए मेरा हाथ। इस पर श्रेया के बावजी ने बिलबिलाते हुए कहा, हाथ छोड़ दून पुत्र, ताकि तू इस छत से कूदकर मर जाए और हमारे खानदान के माथे पर एक और कलंक लगा जाए, ताकि पूरा चंडीगढ़ तेरे गिरे हुए किरदार के साथ साथ ये बातें भी करे कि इज्जत के नाम पे हमने तुझे जान देने पर मजबूर कर दिया। अरे कमबख्त, मरते मरते भी हमें ही बदनाम करके जाएगी। सुन, मेरी तुझसे हाथ जोड़कर विनती है, अपने बावजी की पगड़ी तो तू उछाल चुकी, अब कम से कम जिंदगी भर के लिए अपनी मौत का बोझ तो मेरे बूढ़े कंधों पर मत डाल। ये सुनकर श्रेया दुखी होते हुए बोली, बावजी मैं। पर इससे पहले कि श्रेया उनसे कुछ कह पाती, बावजी अपनी शर्मसार आंखों और अपने बदनामी के बोझ से झुके हुए कंधों के साथ वहां से जा चुके थे। श्रेया ने हार कर आसमान की ओर देखा और अपनी खो चुकी इज्जत के टुकड़े समेटते हुए चीख कर कहा, कितनी बदनसीब हूं मैं, एक अजनबी के हाथों बर्बाद हुई सो हुई, और अब मैं अपनी मर्जी से मर भी नहीं सकती। श्रेया अपनी उजड़ चुकी जिंदगी के टुकड़ों में बैठी न जाने कितनी देर तक होटल की छत पर रोती रही, इस बात से अनजान कि उसका परिवार और उसका पति न सिर्फ बेइज्जत और बदनाम होकर वापस घर लौट चुके थे, बल्कि मल्होत्रा कोठी पहुंचकर वो उसकी किस्मत का फैसला भी कर चुके थे। दोपहर के 2 बज रहे थे और उस कोठी में मल्होत्रा परिवार की इज्जत के जनाजे का शोक पसरा हुआ था। जगदीप मल्होत्रा अपनी बीवी जमुना के सहारे एक जिंदा लाश की तरह रौनक के आगे सर झुकाए बैठे थे।
जमुना के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। श्रेया की छोटी बहन नताशा घर की भारी हवा में घुटन महसूस कर रही थी और बबली इस फिक्र में गुम थी कि अब श्रेया का क्या होगा। कोठी में छाए इस मातम की खामोशी को आखिरकार रौनक ने तोड़ा और निराश होते हुए कहा, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है जगदीप अंकल। आप मेरी हालत और मेरे हालात समझ सकते हैं। जो कुछ श्रेया ने मेरे साथ और मेरी खानदान की इज्जत के साथ किया है आपके सामने है। अगर आपको और जमुना आंटी को कोई एतराज हो तो आप कह सकते हैं। मैंने आप दोनों को हमेशा अपने माँ बाप की तरह ही माना है। ये सुनते ही जगदीप ने शर्मिंदा होते हुए कहा, हमें और शर्मिंदा न करो पुत्र जी। हम इस बात पर क्या एतराज कर सकते हैं। श्रेया ने कोई गुंजाइश छोड़ी ही नहीं कि हम तुम्हारे आगे सर उठा सकें, और एक दागदार लड़की को कौन अपना सकता है। अगर तुमने श्रेया को छोड़ने का फैसला कर लिया है तो ठीक ही किया है। हो सके तो अपने इस बूढ़े बुजुर्ग को माफ कर देना। ये सुनते ही रौनक ने भावुक होते हुए कहा, प्लीज अंकल, माफी मांगकर आप मुझे छोटा मत कीजिए। मैं पहले ही अपने आप को आपका और जमुना आंटी का गुनहगार महसूस कर रहा हूँ। मैं चलता हूँ। मैं श्रेया की चीजें वापस भिजवा दूंगा, और अगर वो इस चौखट पर लौट कर आए तो उससे कह दीजिएगा कि अब वो उस आदमी के साथ जिंदगी बिताने के लिए आजाद है जिसे उसने मेरी जगह दे दी है। इतना कहकर रौनक अपने आंसू पोंछता हुआ कोठी से निकल गया और पीछे छोड़ गया एक शर्मिंदा और हारा हुआ परिवार जो अब चाहकर भी अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर सकता था। श्रेया की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी, और वो भी इस हद तक कि अब उसके अपने भी उसे नहीं बचा सकते थे। और इस बात का एहसास श्रेया को तब हुआ जब वो अपने शरीर और अपनी आत्मा का बोझ उठाए अपने घर के दरवाजे पर लौटी। उसने जैसे ही घर की दहलीज पर कदम रखा, उसने देखा कि सामने उसके बाऊजी और उसकी हारी हुई माँ उसके सामने एक सूटकेस और एक बैग में उसका सामान बांधे खड़े हैं, और पीछे नताशा और बबली अपनी आंखों में बेबसी के आंसू लिए श्रेया को देख रहे हैं। श्रेया को समझते देर नहीं लगी कि अब उसके अपने घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। उसने अपने हारे हुए चेहरे के साथ अपने माँ बाप को देखा और कहा, मुझे घर से निकाल रहे हैं। ठीक ही कर रहे हैं, पर कम से कम इतना तो बता दीजिए कि जो बेटियां घर से निकाल दी जाती हैं वो कहाँ जाती हैं। ये सुनकर जमुना ने भावुक होते हुए कहा, पुत्र ऐसे ऐसे न बोल। मैं तेनू नहीं जान दवांगी। सुनिए जी, तुसी एक वारी फिर सोच लो ना। कहाँ जाएगी हमारी बेटी। तभी नताशा ने कहा, बेबी ठीक कह रही है बाऊजी। श्रेया दीदी को ऐसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए नहीं छोड़ सकते हम। लेकिन जमुना और नताशा की बात सुनकर जगदीप ने सख्त होते हुए, जमुना नताशा बस। मैंने फैसला कर लिया है। अब श्रेया इस कोठी में वापस कभी नहीं आ सकती। श्रेया पुत्र, मैं ये तो नहीं जानता कि इस चार दीवारी के बाहर तेरा क्या होगा, लेकिन न अब ये घर तेरा है और न ही रौनक। वो साफ साफ कह गया है कि वो तुझे नहीं अपना सकता। और रही बात कि अब तू कहाँ जाएगी, तो जब घर की इज्जत घर से निकल कर बेहया हो जाए तो उसका आसरा उस बेहयाई में ही होता है। अब तू अपने उस नसीब के भरोसे है जिसे तूने चुना है। मेरी तेरे से बस इतनी मिन्नत है पुत्र की कम से कम मेरे मरने तक इस दरवाजे पर कभी मत आना। कभी नहीं। इस पर श्रेया ने मिन्नतें करते हुए कहा, बाऊजी, नहीं, आप ऐसा मत बोलो। मैं चली जाऊंगी, और मैं वादा करती हूँ कि कभी इस चौखट पर नहीं लौटूंगी। आप सही सलामत रहिएगा बस। इतना कहकर श्रेया ने फिर अपने बाऊजी से आंख नहीं मिलाए और न ही नजर उठाकर अपनी माँ और छोटी बहन को दोबारा देखा। उसने चुपचाप अपना सामान उठाया और मल्होत्रा कोठी की चौखट से ही लौट गई। अपना सामान लिए अपनी किस्मत को कोसते हुए वो घर के बाहर रिक्शा रोक ही रही थी कि उसे घर के अंदर से अपनी माँ के रोने की आवाज आई, और उस रोती हुई सौतेली माँ को, जिसने 2 साल की श्रेया को सीने से लगाकर पाला था, उस माँ को दिलासा देते हुए बाऊजी की लड़खड़ाती हुई आवाज सुनाई दी। श्रेया का दिल रो उठा। उसके जी में आया कि वो घर के अंदर भाग कर जाए और अपने माँ बाऊजी को गले से लगा ले, पर अब फैसला हो चुका था। श्रेया अपने बाऊजी के जीते जी उनसे नहीं मिल सकती थी। श्रेया ने अपना दिल कड़ा किया अपने उस चेहरे को छिपाने के लिए चुनरी ओढ़ी जो इस वक्त हर अखबार, हर न्यूज चैनल और सोशल मीडिया पर बदनाम हो चुका था।
श्रेया जैसे ही रिक्शे में बैठी उसका फोन बजा। उसने अपने आंसुओं को पोंछकर फोन की स्क्रीन पर देखा, उस पर रौनक का नंबर था। पता नहीं किस झूठी उम्मीद के मारे श्रेया ने फोन उठाया और कहा, रौनक, ओह रौनक, मुझे पता था कि तुम मुझे इस तरह नहीं छोड़ सकते। लेकिन रौनक ने रुआसी आवाज में श्रेया की बात काटते हुए कहा कि वो उससे मिलना चाहता है, एक आखिरी बार उसी जगह पर जहां उसने उसे पहली बार देखा था और उसे अपना दिल देने की गलती कर बैठा था। ये कहकर रौनक ने फोन काट दिया। दिल के हाथों और अपने गुनाह के बोझ से मजबूर श्रेया हवा की रफ्तार से चंडीगढ़ की सुखना झील पर रौनक से मिलने चली गई। एक सफेद शर्ट और नीली जीन्स पहने एक मायूस चेहरे के साथ रौनक वहां बैठा हुआ था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इस खूबसूरत नौजवान की शादी कल ही हुई थी। अचानक रौनक को श्रेया के धीमे कदमों की आहट सुनाई दी तो उसने नजर उठाकर अपनी मैली हो चुकी दुल्हन को देखा। गहने और शादी की सुर्खी उतर चुकी थी, रंग फीका पड़ चुका था, आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। श्रेया को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो एक लंबी लड़ाई हार कर आई हो। रौनक उठा और श्रेया को सर से पांव तक देखते हुए हिकारत के साथ बोला, तुम उस लाल जोड़े में मुझसे मिलने आई हो जो मुझसे पहले कोई और मर्द तुम्हारे जिस्म से उतार चुका है। हम मेरे जले पर नमक छिड़क रही हो क्या? ये सुनकर श्रेया शर्म से गड़ गई और उसने कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकती जिससे मैं अपना गुनाह कम कर सकूं। रौनक, ये सच है कि मैंने तुम्हारे साथ बेवफाई की है, पर वो सब मैंने जानबूझकर नहीं किया है। अगर मैं बताने भी जाऊंगी तो तुम तो क्या कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। इस पर रौनक ने कहा, मैं तुम्हारी बेशर्मी और बेवफाई की कहानी जानना भी नहीं चाहता श्रेया। जैसा कि अब तक तुम्हें जगदीप अंकल बता चुके होंगे, मैं ये रिश्ता शुरू होने से पहले ही खत्म कर रहा हूँ। मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ श्रेया, और मैंने तुम्हें बस इतना कहने के लिए ही बुलाया है कि इस शादी को सुकून से खत्म होने देना, मेरे लिए कोई और प्रॉब्लम खड़ी मत करना। वफा तो तुम मेरे साथ नहीं कर सकी, पर इतना एहसान तो कर ही सकती हो न मुझ पर। रौनक की ये बातें सुनकर श्रेया ने एक बार फिर यही सोचा कि उसे अगर मौत आ जाए तो अच्छा है, कम से कम ये जिल्लत का सफर खत्म तो हो। रौनक, जिसके साथ उसने पूरी जिंदगी बिताने का सपना देखा था, साथ जीने मरने के वादे किए थे, वो आज उससे मिन्नत कर रहा है कि वो उसे बिना किसी अड़चन के छोड़ दे। श्रेया अपनी सफाई में कुछ नहीं कह सकती थी, इसलिए उसने रौनक के सामने हाथ जोड़ते हुए बस इतना कहा, रौनक, जब मैं तुमसे मिलने यहाँ आ रही थी तो एक बार तो मैंने ये जरूर सोचा था कि तुमसे माफी मांगूंगी, तुम्हारे पैरों में गिरकर तुमसे भीख मांगूंगी कि तुम मुझे अपना लो, मुझे खुद से दूर न करो। पर जब मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए नफरत देखी, हिकारत देखी, तो मुझे होश आया और ये समझ में आया कि तुम अब मुझे कभी अपनी बीवी का दर्जा नहीं दे सकोगे। इसलिए मैं सिर्फ तुमसे माफी मांग सकती हूँ और तुम्हें ये यकीन दिला सकती हूँ कि मैं तुम्हारी आगे की जिंदगी के आड़े नहीं आऊंगी। अगर तुम तलाक चाहते हो तो ये तलाक जरूर होगा। मैं अब चलती हूँ, तुम्हें अपना नया पता भेज दूंगी और तुम मुझे तलाक के कागजात भिजवा देना। श्रेया की बात सुनकर रौनक ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है श्रेया, उम्मीद है कि अब तुम उस इंसान के साथ अपनी जिंदगी बिता सकोगी जिसे तुम मेरी जगह दे चुकी हो। चलता हूँ, गुड बाय। उस आदमी के साथ की बात करके जिसने न सिर्फ एक रात में श्रेया की जिंदगी बर्बाद कर दी थी, बल्कि जिसका नाम तो दूर श्रेया चेहरा भी नहीं जानती थी। जाते जाते रौनक बिना हाथ उठाए श्रेया के चेहरे पर एक तमाचा मारकर चला गया था। श्रेया ने खुद को संभाला और सुखना झील से निकलने लगी, और तभी उसे अपना हाथ देखकर एहसास हुआ कि मंगनी की अंगूठी अब भी उसके हाथ में थी, वो अंगूठी जिस पर अब श्रेया का कोई हक नहीं था। श्रेया को लगा कि उसे अब ये अंगूठी रौनक को लौटा देनी चाहिए। वो रिक्शा में बैठी और रौनक के घर की तरफ चल पड़ी। एपिसोड 3, धोखे की दहाड़। रौनक का बंगला चंडीगढ़ से निकलकर पंचकुला में पड़ता था और श्रेया की ऑटो रिक्शा अब उस बंगले से कुछ ही दूरी पर थी। पर जब श्रेया ने दूर से उस बंगले को देखा तो उसकी आंखों में एक बार फिर आंसू छलक आए। अगर शादी की रात श्रेया के साथ वो शर्मनाक हादसा न हुआ होता तो इस घर में धूमधाम से उसका गृह प्रवेश होता, वो इस घर में रौनक के साथ अपनी दुनिया बसाती। रौनक ने शादी के एक महीने पहले ही ये बंगला खरीदा था, इस खुशी में कि ये श्रेया और रौनक के सपनों का महल बनेगा।
पर अब श्रेया के लिए वो घर किसी खौफनाक ख्वाब से कम नहीं था। ऑटो रिक्शा रुका तो श्रेया अपने इन दुखी ख्यालों की दुनिया से बाहर निकली। उसने ऑटो वाले को रुकने के लिए कहा। श्रेया जैसे ही बंगले के गेट पर गई, गेट पर खड़े गार्ड ने पहले उसके सुर्ख लाल जोड़े को देखा, फिर उसे इल्जाम भरी नजरों से देखते हुए कहा, क्या चाहिए मैडम जी? श्रेया धीरे से बोली, कुछ चाहिए नहीं, कुछ लौटना है तुम्हारे साहब को। मैं श्रेया राठौर हूँ, तुम शायद नए हो इसलिए तुमने मुझे पहचाना नहीं। गेट खोलो, मुझे रौनक से मिलना है, बस 2 मिनट के लिए। इस पर गार्ड ने उखड़ते हुए कहा, आपको तो आज पूरा शहर पहचान रहा है मैडम जी। छी छी, कहाँ फंसने वाले थे रौनक सर? जाइए यहाँ से, रौनक सर घर पर नहीं है। ये सुनकर श्रेया ने हैरान होते हुए कहा, पर रौनक की गाड़ी बाहर ही खड़ी है, वो मुझसे मिलकर कुछ देर पहले ही लौटा है। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। गार्ड ने कहा, मैडम जी मैं झूठ नहीं बोल रहा। रौनक सर आए जरूर थे, पर वो दोबारा काम से बाहर चले गए हैं। और अगर वो घर पर होते भी तो मुझे नहीं लगता कि वो आपसे मिलते। चलिए चलिए, निकलिए यहाँ से। ये सुनते श्रेया ने निराश होकर कहा, अच्छा ठीक है, तुम एक काम कर देना प्लीज। श्रेया अपनी उंगली से सगाई की अंगूठी उतारकर गार्ड को देने ही वाली थी कि उसे अचानक बंगले की पहली मंजिल की खिड़की पर रौनक की एक झलक दिखाई दी। हालांकि श्रेया की तरफ उसकी पीठ थी, पर श्रेया रौनक को पहचानने में गलती नहीं कर सकती थी। श्रेया को एहसास हुआ कि शायद अब रौनक उससे मिलना नहीं चाहता, इसलिए गार्ड से झूठ बुलवा रहा है। मन महसूस कर श्रेया ने लौटने का फैसला किया, पर वो जैसे ही वापस ऑटो की तरफ मुड़ी, उसे गेट के अंदर एक काले रंग की गाड़ी दिखाई दी, जिसके आगे के दरवाजे पर एक लंबी रगड़ थी। श्रेया वहीं ठिठक गई, ये तो उसकी छोटी बहन नताशा की गाड़ी थी। पिछले हफ्ते ही नताशा ने अपनी गाड़ी पड़ोसी के गेट में मारी थी और बाऊजी इतने गुस्सा हुए थे कि उन्होंने गाड़ी ठीक करवाने से साफ इनकार कर दिया था। श्रेया को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, नताशा रौनक से मिलने क्यों आई होगी? और अगर वो रौनक को दिलासा देने आई भी है तो गार्ड झूठ पे झूठ क्यों बोल रहा है? श्रेया ने कुछ सोचा और फिर गार्ड से बिना कुछ कहे चुपचाप ऑटो में बैठकर वहां से निकल गई। गली से कुछ दूर जाकर श्रेया ने ऑटो छोड़ दिया और फिर उसने अपने बैग में से रौनक के बंगले की दूसरी चाबी निकाली, जो रौनक ने उसे शादी से कुछ दिन पहले तोहफे में दी थी। दिमाग में हजारों सवाल लिए अपने दिल की धड़कन को थामे हुए श्रेया पिछले रास्ते से वापस रौनक के बंगले पर लौटी और बंगले के पिछले गेट का लॉक खोलकर श्रेया उस घर में दाखिल हुई जो अब कभी उसका नहीं हो सकता था। उसने धीरे से घर के अंदर कदम रखा और सीढ़ियां चढ़ने लगी। पहली मंजिल के हॉल से हंसने और बातें करने की आवाजें आ रही थी। श्रेया हैरान थी कि अगर नताशा रौनक को संभालने आई है तो वो इस तरह से हंस क्यों रहे हैं। और जैसे ही श्रेया ने आखिरी सीढ़ी पर कदम रखा, उसे न सिर्फ उसके सवाल का जवाब मिला, बल्कि उस एक पल में श्रेया की जिंदगी एक बार फिर सर के बल उल्टी हो गई। श्रेया के मुंह से बस इतना ही निकला, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? श्रेया के सामने सोफे पर रौनक बैठा शराब पी रहा था और उसकी गोद में बेशर्मी से लेटी हुई नताशा उसकी छाती पर अपनी उंगलियां फेरते हुए शराब पीने में उसका साथ दे रही थी। दोनों जोर जोर से हंस रहे थे और कह रहे थे कि अब वो आजाद हैं। पर जैसे ही उन दोनों ने श्रेया को देखा, कुछ देर के लिए वो सकपका गए, हैरान भी हुए और घबराए भी। पर जैसे ही उन्होंने श्रेया की आंखों में धोखे और बेबसी के आंसू देखे, वो दोनों वापस अपनी बेशर्मी पर लौट गए। श्रेया अब भी अपने सामने का नजारा समझ नहीं पा रही थी। उसके कदम लड़खड़ाने लगे, सर चकराने लगा और उसने खुद को संभालने के लिए दीवार का सहारा लिया। तब रौनक ने हंसते हुए कहा, ओह श्रेया, हम समझ सकते हैं कि जो तुम देख रही हो वो तुम्हारे लिए कितना बड़ा शौक है। कहीं हार्ट अटैक से मर मत जाना प्लीज। बैठो ना मेरी जान, अब आ ही गई हो तो अपनी बर्बादी की और मेरी और नताशा की मोहब्बत की पूरी कहानी सुनती जाओ। तभी नताशा ने व्यंग्य कसते हुए कहा, डार्लिंग, मैं अपनी श्रेया दीदी को अच्छी तरह से जानती हूँ, इसलिए फिक्र मत करो, इतनी आसानी से हार्ट अटैक नहीं आएगा इन्हें। जो एक पराये मर्द के साथ हम बिस्तर होकर नहीं मरी, वो हमारा सच जानकर क्या मरेगी? है न दीदी? अरे बैठिए न, क्या लेंगी? रम, विस्की?
या थोड़ा सा जहर? ये सुनते ही श्रेया ने चीखते हुए कहा, शट अप ऐसे क्या क्या है ये सब और क्यों? रौनक, नताशा, तुम दोनों एक साथ छी, अगर तुम दोनों में ये रिश्ता था तो मुझसे प्यार करने का दावा क्यों किया? रौनक, क्योंकि मुझसे शादी? और नताशा, तुम मेरी छोटी बहन हो, तुम तो मुझ पर जान देने के दावे करती थी, मेरी आंख में एक आंसू नहीं देख सकते थे, तो ये क्या कर दिया मेरे साथ? जवाब दो, मुझे जवाब दो, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। श्रेया के उबाल से जलकर नताशा रौनक की गोद से उठी और उसने अपना शराब का गिलास जोर से फर्श पर पटका और श्रेया को उसके कांधों से पकड़कर बिफर कर बोली, पागल तुम नहीं, मैं होती आई हूँ श्रेया, वो भी तब से जब से मैंने होश संभाला है, समझी? तुम्हारी वजह से मेरे अपने घर में न मेरी जगह बन सकी और न मेरी पहचान। मेरी माँ जिसने मुझे अपनी कोख से पैदा किया, पर कभी अपनी इस सौतेली बेटी की सगी माँ बनने से उसे फुर्सत ही नहीं मिली। माँ ने हमेशा तुम्हें मेरे ऊपर रखा, तुम्हें मेरे ऊपर चुना। जो प्यार मेरे नसीब का था वो माँ ने तुम्हें दिया और आज तक देती आ रही है। जानती हो उन्हें आज इस बात का दुख नहीं है कि तुम अपना मुंह काला करके खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला चुकी हो, उन्हें दुख इस बात का है कि उनकी प्यारी श्रेया अब उनसे दूर दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है और वो तुम्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकती। और पता है, माँ की वो हालत देखकर मुझे जो सुकून मिल रहा है उसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। ये सुनकर श्रेया ने हैरान और दुखी होते हुए कहा, नताशा, इतनी नफरत, इतना जहर, कब कब तुम मुझसे और माँ से इतनी नफरत करने लगी? कब? इस पर नताशा नफरत से जवाब दिया, तब से जब से माँ ने किसी दूसरी औरत के खून को अपना समझने का गुनाह किया। और जानती हो पूरे 21 साल मेरे अंदर ये नफरत पलती रही और ये जहर तब बनी जब बाऊजी ने ये फैसला किया कि वो अपनी करोड़ों की जायदाद का 80% हिस्सा तुम्हें देंगे। उन्होंने ये फैसला किया कि उनका बिजनेस तुम संभालोगी, बस वो मेरे ऊपर मेरे माँ बाऊजी का आखिरी वार था। और तब मैंने फैसला किया कि मैं तुम्हें उनकी और अपनी जिंदगी से इतना दूर भेज दूंगी कि तुम कभी लौट कर वापस न आ सको। इतने में रौनक उठाकर नताशा के पास आया और उसकी कमर में हाथ डालकर उसके माथे को चूमकर उसे शांत करते हुए श्रेया को नफरत के साथ देखते हुए बोला, और मैं अपनी नताशा से इतना प्यार करता था कि उसकी खुशी के लिए तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी श्रेया। मैं और नताशा पिछले साल दिल्ली में एक दोस्त की शादी में मिले थे। मुझे तो नताशा से पहली नज़र में ही प्यार हो गया था, पर जब मैंने इसे प्रपोज किया तो इसने कहा कि तुम इसकी जिंदगी का कांटा हो। जब तक ये तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल कर बाहर नहीं फेंक देती हम एक नहीं हो सकते। तो मुझे इसे पाने के लिए तुम्हें बर्बाद करना पड़ा। सॉरी यार, बट मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, राइट? ये सब सुनकर श्रेया को अब सच समझने में देर नहीं लगी और उसने कहा, ओह, तो तुम्हारा मुझसे फ्लाइट में टकराना, मुझसे दोस्ती करना, एयरपोर्ट से निकलकर अपना एक्सीडेंट करवाना ताकि मैं हॉस्पिटल में तुम्हारा ध्यान रखूं, मुझसे नज़दीकियां बढ़ाकर मुझसे प्यार का दावा करना, वो प्रपोजल, ये शादी, सब एक ट्रैप था, एक नाटक। इस पर रौनक ने बेशर्मी के साथ कहा, नहीं, सब नाटक कहाँ था यार श्रेया। तुम्हारी सुहागरात तो असली थी, भले ही किसी और के साथ थी। इतना कहकर रौनक और नताशा दोनों श्रेया की हालत पर हंसने लगे और उनकी हंसी श्रेया के बचे खुचे आत्मसम्मान को, उसकी हिम्मत को तार तार कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे एक बार फिर वो किसी नशे में है और उसके कपड़े उसी तरह उतारे जा रहे हैं जिस तरह उस अजनबी ने शादी की रात उतारे थे। फिर भी श्रेया ने हिम्मत की, अपनी बहन और अपने पति का शर्मनाक सच किसी तरह निगला और बस इतना कहा, अब मुझे चलना चाहिए। और रौनक, अब तुम तलाक के कागजात बाऊजी के घर ही पहुंचाना, मैं वहां से उठवा लूंगी, क्योंकि अब मैं नहीं चाहती कि तुम और नताशा ये कभी भी जानो कि मैं यहाँ से निकलकर कहाँ गई। और नताशा, तुम्हें अपनी धोखे और दगाबाजी से जीती हुई ये नई जिंदगी मुबारक हो। दुआ करना कि मुझे बर्बाद करने से तुम्हें माँ का सुख और करोड़ों की मालकिन बनने से मन की शांति मिल जाए, क्योंकि अगर ऐसा न हो सका तो न तो तुम मुझे कभी भुला पाओगी और न एक भी रात चैन से सो पाओगी। गुड बाय। इतना कहकर श्रेया जाने ही लगी थी कि रौनक ने श्रेया का हाथ पकड़कर उसे रोका और उसे एक दरिंदे की नज़र से देखते हुए बोला, ऐसे ही चली जाओगी श्रेया? ये नहीं पूछोगी कि शादी की रात तुम्हारे जूस में नशे की दवा मिलाकर तुम्हें जिस मर्द की बाहों में भेजा था वो कौन था?
मैं भी तुम्हारे साथ उस रात वो सब कुछ कर सकता था क्योंकि तुम्हें देखकर नीयत बिगड़ना बहुत आसान था, पर तुम्हारे लिए जो इच्छा महसूस हुई उससे कहीं ज्यादा मैं अपनी नताशा से प्यार करता हूँ। और फिर प्लान के हिसाब से किसी और मर्द को ही तुम्हारे साथ सोना था, इसलिए मुझे किसी और को लाना पड़ा। पूछो न कि वो कौन था। काफी हैंडसम और हॉट था वैसे। ये सुनकर श्रेया ने घिन महसूस करते हुए कहा। जरूर पूछती रौनक, अगर उस दरिंदे को जिंदगी में दोबारा कभी मिलने का अरमान होता तो। मुझे जिसके साए से भी घिन आती हो उसका नाम और उसकी पहचान जानकर मैं क्या करूंगी। एनीवे अब चलती हूँ, वापस लौटकर आना भी तो है तुम दोनों के लिए। श्रेया जैसे ही ये कहकर निकली कि वो एक दिन लौट कर आएगी, नताशा और रौनक उसे हैरानी से देखते रह गए। इस लड़की की आत्मा को भी खाक कर दिया था इन दोनों ने, फिर भी ये कह गई है कि ये लौटेगी। क्यों, कब? रौनक और नताशा एक दूसरे को एक सवालिया निशान के साथ देखते रह गए और श्रेया उस बंगले से निकलकर अपनी आगे की जिंदगी की कहानी खुद लिखने के लिए एक नए सफर पर निकल पड़ी। एपिसोड 4, श्रेया का वंश। श्रेया ने अपने दगाबाज पति रौनक और अपनी दुश्मन बहन नताशा से ये वादा तो कर लिया था कि आज वो बर्बाद ही सही लेकिन वो उनकी जिंदगी में लौटेगी जरूर, पर श्रेया के आज के हालात में और उस एक दिन के आने में एक बहुत लंबा फासला था। आज की हकीकत ये थी कि श्रेया सड़क पर आ चुकी थी। न उसके सर पर छत थी और न ही इस शहर में अब उसका कोई अपना था, और उस पर चरित्रहीन होने का ऐसा इल्जाम लग चुका था कि अब वो जिसकी भी नजर में आती वो उसे या तो हवस की नजर से देखता या घिन महसूस कर अपना मुंह फेर लेता। इस जिल्लत से गुजरते हुए जैसे तैसे श्रेया बस स्टैंड तक पहुंची। लेडीज बाथरूम में जाकर उस बदनाम शादी के जोड़े को उतार कर उसने सलवार कुर्ता पहना, दुपट्टे से अपना सर ढका ताकि लोग उसका बदनाम चेहरा न देख सके, और फिर उसने उस एक इंसान को फोन किया जो अब इस दुनिया में श्रेया का आखिरी सहारा था। श्रेया ने इस इंसान को सालों से फोन नहीं किया था, मिलना भी नहीं हुआ था, पर अब यही उसकी आखिरी उम्मीद थी। श्रेया ने घबराई हुई उंगलियों से वो नंबर दबाया और कुछ देर के बाद एक सख्त तेज आवाज ने फोन उठाया। ये आवाज श्रेया की मासी रणविता की थी। इससे पहले कि श्रेया कुछ कहती, रणविता मासी ने उससे कहा, श्रेया कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे और पूरी दुनिया को पता है कि वहाँ क्या हुआ है। सामान लो और यहाँ मेरे पास शिमला आ जाओ। मैं रात के खाने पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये सुन के श्रेया ने हैरान होते हुए कहा, मासी आप सच कह रही हैं। इस पर रणविता ने जवाब दिया, अपनी स्वर्गवासी बहन की इकलौती औलाद को मैं जमाने की ठोकरें खाने के लिए नहीं छोड़ सकती। श्रेया घर आ जाओ बेटी, तुम्हारे बाप के घर में तुम्हारे लिए जगह हो या न हो, तुम्हारी रणविता मासी के घर में है, आ जाओ। ये सुनकर श्रेया की आंखें और दिल भर आए और उसके भरे हुए गले से अपनी मासी के लिए बस थैंक यू निकला। श्रेया ने टिकट ली और अपना सामान लेकर शिमला की बस में बैठ गई। जैसे जैसे बस चंडीगढ़ से निकलने लगी, श्रेया को महसूस होने लगा कि वो जिस कमजोर और बर्बाद श्रेया को इस शहर में छोड़कर जा रही है अब वो उससे कभी नहीं मिलेगी, और इस नई श्रेया पर अब कोई जुल्म नहीं कर सकेगा, उसके साथ कोई नाइंसाफी नहीं कर सकेगा, और श्रेया अब कभी किसी से दया की भीख नहीं मांगेगी। उसे यकीन था कि रणविता मासी उसका साथ जरूर देंगी। जैसे जैसे बस शिमला पहुंचने लगी, रणविता मासी का चेहरा श्रेया की आंखों के सामने साफ होता चला जा रहा था। रणविता मासी श्रेया की असली मां रंजना की छोटी बहन थी। रंजना के गुजरने के बाद रणविता काफी साल तक श्रेया से मिलने मल्होत्रा कोठी आती रही, पर रणविता की अपने जीजा यानी श्रेया के पिता जगदीप मल्होत्रा से कभी कुछ खास बनी नहीं। जगदीप को रणविता के आजाद ख्यालात, उसका कभी शादी न करने का फैसला, उसका जिद्दी और रुबाबदार स्वभाव, इन सबसे तकलीफ थी, और उन्हें ये डर था कि रणविता की संगत श्रेया को भी वैसा ही बना देगी। इसलिए जब श्रेया 14-15 साल की हुई, जगदीप ने रणविता से कह दिया कि वो श्रेया से दूर रहे। और आज 10 साल बाद श्रेया को आसरा देने वाली वही जिद्दी बिगड़ेल और अपने मन की करने वाली रणविता मासी थी। ये सब सोचते सोचते न जाने कब श्रेया अपने सामान के साथ रणविता मासी के बंगले के बाहर आकर खड़ी हो गई। श्रेया गेट की घंटी बजाने वाली ही थी कि घर का दरवाजा खुला और रणविता मासी बाहर आई। सामान्य कद की, सुनहरे रंग की, भूरे बाल, बिल्लोरी आंखें, आज भी रणविता मासी उतनी ही सुंदर थी।
रणविता मासी ने मुस्कुराकर गेट खोला, प्यार से श्रेया को गले लगाया, उसके सर पर हाथ फेरा और उसे घर के अंदर ले आई। अंदर आकर उन्होंने श्रेया से कहा, तुम्हारा कमरा तैयार है श्रेया, मुंह हाथ धोकर फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। इस पर श्रेया ने हैरान होते हुए कहा, मासी आप मुझसे कुछ? तो रणविता मासी बोली, नहीं बेटा, मैं तुमसे अभी कुछ नहीं पूछूंगी। जो भी बात करनी है हम अब डिनर टेबल पर ही करेंगे। इतना कहकर रणविता किचन में चली गई। श्रेया ने अपने कमरे में अपना सामान रखा, नहाकर कपड़े बदले और अपने गीले बाल सुखाती हुई मासी के पास डिनर टेबल पर खाना खाने बैठ गई। मासी ने श्रेया को खाना परोसते हुए पूछा, श्रेया अब आगे क्या सोचा है? श्रेया ने हैरान होते हुए कहा, मासी आप मुझसे ये नहीं पूछेगी कि क्या हुआ, कि क्या उसमें मेरा कोई कसूर था या नहीं? क्या वाकई में मेरे चरित्र में दाग है या ये किसी की साजिश थी मेरे खिलाफ? क्या आप यकीन करेगी, ये सब मेरी अपनी बहन और मेरे पति की मिलीभगत थी मुझे अपने रास्ते से हटाने की। ये सुनकर रणविता मासी ने श्रेया की तरफ देखकर कहा, नहीं श्रेया, तुम जो कुछ चंडीगढ़ में छोड़कर आई हो मैं उसके बारे में तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी, क्योंकि वो सब बीत चुका है और बीते कल का अफसोस कमजोर लोग मनाते हैं और तुम कमजोर नहीं हो, क्योंकि इतनी बदनामी और इतनी जिल्लत के बाद भी तुम सीना ताने खड़ी हो। इसलिए मुझे जो हुआ उसमें नहीं, जो तुम करना चाहती हो वो जानने में इंटरेस्ट है। इस पर श्रेया ने समझाते हुए कहा, आप ठीक कह रही हैं मासी, बार बार उस बदनाम किस्से को दोहराने से मेरी नज़र में मेरी खुद की इज्जत ही कम होगी। इसलिए मुझे अपने आज को और अपने आने वाले कल को देखना चाहिए। मासी, मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ, करियर बनाकर इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ ताकि दोबारा कोई मुझे घर से न निकाल सके। मैं इतनी मजबूत बनना चाहती हूँ कि एक दिन वापस चंडीगढ़ लौटकर अपने माँ बाबूजी की नज़रों में अपनी इज्जत हक से मांग सकूं, और मैं इतनी सख्त बनना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझे धोखा दिया है एक दिन उनको घुटनों पर लाकर उनसे वो सब वापस ले सकूं जो उन्होंने मुझसे छीना है। ये सुनकर रणविता मासी ने नाज करते हुए कहा, मुझे तुम पर फक्र है श्रेया, और अपनी बहन रंजना की बेटी से मुझे इसी आग की उम्मीद थी। तुम जो करना चाहती हो करो बेटी, तुम्हारी रणविता मासी तुम्हारे साथ है चाहे कुछ भी हो जाए। रणविता मासी के इस वादे से श्रेया के इरादों को हिम्मत मिली। उसने कुछ ही दिनों में न सिर्फ इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स दोबारा शुरू कर दिया, बल्कि रणविता मासी की जान पहचान से श्रेया को शिमला के बड़े बड़े इंटीरियर डिजाइनर्स के साथ काम करने का मौका मिला। श्रेया की जिंदगी उस पटरी पर आ रही थी जहां से उसका नया सफर शुरू हो रहा था, पर 2 महीने बाद कुछ ऐसा हुआ जो श्रेया की जिंदगी को हमेशा के लिए एक नया मोड़ देने वाला था। श्रेया को एहसास हुआ कि वो मां बनने वाली है। उसकी कोख में उस आदमी का अंश पल रहा है जिसने न सिर्फ उस एक रात में उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, बल्कि जिसे श्रेया जानती तक नहीं थी। ये जानने के बाद रणविता मासी ने परेशान होकर श्रेया से पूछा, श्रेया, इस बच्चे को लेकर तुम जो भी फैसला करोगी मुझे मंजूर होगा। अगर तुम इसे गिराना चाहती हो तो भी ठीक है, और अगर तुम इसे जन्म देना चाहती हो तो भी ठीक है। लोग क्या कहेंगे इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैंने शिमला में सबको यही बताया है कि तुम तलाकशुदा हो और तुम्हारे पति ने किसी दूसरी लड़की के लिए तुम्हें शादी के कुछ ही महीनों बाद छोड़ दिया था, इसलिए तुम जो फैसला लोगी दिल से लेना, दुनिया के डर या दिमाग के फितूर से नहीं। इस पर श्रेया ने घबराते हुए जवाब दिया, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए मासी। और श्रेया ने बहुत सोचा, एबॉर्शन के लिए हॉस्पिटल की दहलीज तक भी गई, पर वो चाह कर भी उस बच्चे को अबॉर्ट नहीं करवा सकी। श्रेया को इस ख्याल ने गिरफ्त में ले लिया कि वो सब कुछ तो खो चुकी है, एक ये बच्चा ही तो है जो रणविता मासी के अलावा उसका अपना हो सकता है, और फिर इसकी तो कोई गलती भी नहीं है। इसे किस बात की सजा मिले? फैसला मुश्किल था। मुमकिन था कि ये बच्चा इस दुनिया में आने के बाद हर पल श्रेया को उसकी बर्बादी की रात याद दिलाए, पर श्रेया की ममता उसके इस डर से जीत गई। श्रेया ने रणविता मासी से कहा कि वो इस बच्चे को इस दुनिया में लेकर आएगी। महीने गुजरते गए और शिमला में सबने मान भी लिया कि ये बच्चा श्रेया के बेवफा पति की निशानी है। इसी बीच श्रेया ने चंडीगढ़ से रौनक के तैयार किए हुए तलाक के कागजात मंगवा कर साइन करके वापस भी भिजवा दिए।
जैसे जैसे श्रेया अपने बच्चे को जन्म देने की घड़ी के करीब आ रही थी, वैसे वैसे चंडीगढ़ में उसके परिवार में भी बहुत कुछ बदल रहा था। नताशा और रौनक ने मिलकर जगदीप मल्होत्रा के हाथ से करीब करीब बिजनेस का सारा कंट्रोल ले लिया था। दोनों ने मिलकर अपने परिवार को यकीन दिला दिया था कि श्रेया की बेवफाई की वजह से नताशा रौनक का सहारा बनी है। श्रेया की सगी से भी ज्यादा अपनी सौतेली माँ दिन रात श्रेया को याद करती और रोती रहती और नताशा को ये एहसास दिलाती रहती कि इस माँ के दिल में श्रेया की जगह कोई नहीं ले सकता। 9 महीने पूरे हुए और श्रेया ने एक बेटे को जन्म दिया और उसका नाम रखा वंश। वंश का मासूम चेहरा देखते ही श्रेया ये भी भूल गई कि उसकी पैदाइश किन हालातों में और किस अनजान आदमी की वजह से हुई थी। वंश श्रेया और रणविता मासी की जीवन की धुरी बन गया और इस तरह 4 साल गुजर गए। इन 4 सालों में श्रेया एक अच्छी मां साबित होने के साथ साथ कामयाबी की सीढ़ियां भी चढ़ती चली गई। हिमाचल के जाने माने इंटीरियर डिजाइनर्स में उसकी गिनती होने लगी। उसे अलग अलग शहरों और देशों में घर, होटल, ऑफिस सेटअप करने के ऑफर्स आने लगे। अब श्रेया का वो कद, वो रुतबा हो चला था जिस पर उंगली उठाने से पहले सामने वाला 10 बार सोचता। एक लंबे अरसे के बाद श्रेया की जिंदगी संवर रही थी। एक चांद सा प्यारा बेटा, एक जान छिड़कने वाली मासी, उन तीनों का वो सुखी संसार और एक इज्जतदार जिंदगी। पर इन सब में श्रेया अपना मकसद नहीं भूली थी। आज भी उसे अपनी इज्जत वापस चाहिए थी, उसे इंसाफ चाहिए था, उसे बदला चाहिए था। और वो दिन भी आया जब किस्मत ने उसे वो मौका सामने से दिया। एक सोमवार की सुबह वंश को प्ले स्कूल छोड़कर श्रेया करीब 10 बजे अपने ऑफिस पहुंची ही थी कि उसकी सेक्रेटरी मोना ने उसे उसकी सुबह की कॉफी देते हुए कहा, मैम, कल रात ही हमारी कंपनी के लिए एक एजेंसी से बहुत बड़े असाइनमेंट का ऑफर आया है। कोई 8 एकड़ में बना बंगला है जिसका इंटीरियर डिजाइन करना है। आपका सेल फोन रात को 9 बजे के बाद बंद हो जाता है, इसलिए उन्होंने ऑफिस के लैंडलाइन पर फोन किया था। हम लोग देर रात तक काम कर रहे थे, इसलिए कॉल ले लिया। ये सुनकर श्रेया ने खुश होते हुए कहा, वाओ, 8 एकड़ में बने घर का इंटीरियर डिजाइन, ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है मोना। ग्रेट न्यूज़। क्या नाम है एजेंसी का और क्लाइंट कौन है? प्लीज उनके साथ मेरी कॉल फिक्स करो। मम, एजेंसी का नाम नील महल डिजाइन हाउस है। ये लोग बड़े बड़े क्लाइंट्स के लिए जाने माने डिजाइनर्स के साथ पार्टनरशिप में काम करते हैं। इतना कहकर मोना एक पल को रुक गई, लेकिन फिर उसने धीरे से अपनी बात जारी रखते हुए कहा, ये एजेंसी चंडीगढ़ बेस्ड है और क्लाइंट्स भी चंडीगढ़ के ही हैं। चंडीगढ़ का नाम सुनते ही श्रेया के हाथों से कॉफी छलक कर उसके हाथ पर गिर गई और उसने सिहरकर मोना का जवाब दोहराया, चंडीगढ़, चंडीगढ़। ये नाम सुनते ही श्रेया के सारे जख्म हरे हो गए। उसे ऐसा लगा था जैसे मोना ने उसके जख्मों के ऊपर का छिलका बेदर्दी से निकाल दिया हो। एपिसोड 5, वो अजनबी। पिछले 1 मिनट में श्रेया के बीते हुए कल की एक एक तस्वीर उसकी आंखों के सामने घूम गई थी, जैसे ही उसकी सेक्रेटरी मोना ने चंडीगढ़ का नाम लिया था। श्रेया को 4 साल पहले अपनी जिंदगी में हुए हादसे का एक एक मंजर जिंदा होता हुआ नजर आ रहा था। रौनक और नताशा का धोखा, एक अजनबी आदमी के साथ बिताए हुई सुहागरात, बाउजी का शर्म से झुका हुआ सर, चरित्रहीन होने का बदनुमा दाग। श्रेया का चेहरा सफेद पड़ गया था, माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थीं और आंखों में दर्द के लाल डोरे। श्रेया की यूं अचानक बिगड़ी हालत देखकर मोना घबरा उठी और उसने फटाफट पानी का एक गिलास श्रेया को देते हुए पूछा, श्रेया मैम, आप ठीक तो हैं? ये लीजिए पानी। क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? इस पर श्रेया ने चिल्लाते हुए जवाब दिया, मैं ठीक हूँ मोना। ओके, आई एम फाइन। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद वो खुद को संभालती हुई बोली, शायद मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, मुझे घर जाना चाहिए। रजत से कहना कि आज का काम संभाल ले। ये सुनकर मोना ने धीरे से कहा, यस मैम, मैं रजत सर को इन्फॉर्म कर दूंगी। आप घर जाकर आराम कीजिए। श्रेया अपनी कुर्सी से उठी और अपना बैग उठाकर अपने ऑफिस से निकलने लगी, पर अब उसके कानों से न इस बात की गूंज अलग हो रही थी कि उसके लिए चंडीगढ़ जाने का रास्ता खुल चुका है, और नहीं अब उसकी आंखों से रौनक और नताशा का चेहरा उतर रहा था। तभी अचानक श्रेया के चेहरे पर एक सख्ती उभरी और उसने दरवाजे से वापस पलटते हुए दृढ़ता के साथ मोना से कहा,
मोना नील महल डिजाइन हाउस फोन करो और उनसे कहो कि हमारी कंपनी उनका प्रोजेक्ट करेगी। और इस प्रोजेक्ट को इस कंपनी का कोई और डिजाइनर नहीं बल्कि मैं खुद करूंगी। उन्हें बता दो कि श्रेया मल्होत्रा चंडीगढ़ आ रही है। ये सुनकर मोना खुश होते हुए बोली, ओके मम, मैं आज ही उन्हें फोन करके आपको अपडेट देती हूँ। श्रेया ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाए और अपने ऑफिस से निकल गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने इस प्रोजेक्ट के लिए हाँ कहकर चंडीगढ़ में दोबारा कदम रखने के लिए हाँ कहकर न सिर्फ अपने सीने पर रखा बोझ हल्का कर लिया था, बल्कि उसके साथ साथ किसी अनकही जंग का ऐलान कर दिया था। अपने इस फैसले के धागों को बुनती उधेड़ती हुई श्रेया वापस घर पहुंची और उसने घर के अंदर आते ही रणविता मासी को अपना फैसला सुनाया। रणविता मासी अपनी सुबह की कॉफी बनाते बनाते रुक गईं और श्रेया को हैरत और फक्र से देखने लगी। उन्होंने श्रेया को अपने सामने बिठाया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए उससे कहा, श्रेया, तुम्हारे अंदर रौनक और नताशा से बदला लेने की जो आग है, मैं उसे पिछले 4 साल से हर पल बढ़ते हुए देखती आई हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम चंडीगढ़ से भाग कर नहीं आई थी, बल्कि खुद को इंसाफ की लड़ाई के लिए तैयार करने आई थी। पर क्या मासी, पर क्या आप ये कहना चाहती हैं कि मैं सब कुछ भूल कर रौनक और नताशा को माफ कर दूं? अपनी लड़ाई बिना लड़े हार जाऊं? ये सुनकर रणविता मासी ने श्रेया को समझाते हुए कहा, श्रेया, मैं ये नहीं कह रही कि तुम इस लड़ाई को भूल जाओ या उन दोनों को माफ कर दो। मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि अपने सम्मान और अपने हक को वापस जीतने के साथ साथ अब तुम्हारी जिंदगी का एक और पहलू भी है, तुम्हारा 4 साल का बेटा वंश। मैं कुछ समझी नहीं, मासी। रणविता मासी ने इस पर आगे कहा, श्रेया बेटा, मैं सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रही हूँ कि इस बात को याद रखो कि अगर तुम चंडीगढ़ जाओगी, तो वंश भी तुम्हारे साथ जाएगा। उस शहर में एक बार फिर न सिर्फ तुम पर उंगलियां उठेगी, बल्कि वंश को लेकर भी सवाल खड़े होंगे। और ये मत भूलो कि वंश जिस अजनबी का खून है, वो अजनबी भी शायद उस शहर में ही है। इस सब का सामना करने के लिए क्या तुम तैयार हो? और वंश, जिसे तुमने ये कहानी सुनाई है कि उसके पापा बहुत दूर चले गए हैं, उस मासूम को ये सब कैसे समझाओगी? अगर ये सब सोच चुकी हो, तो ठीक है, मैं खुद तुम्हें चंडीगढ़ छोड़कर आऊंगी। ये सुनकर श्रेया ने जवाब दिया, सोच लिया था मासी, ये सब तो मैंने उसी दिन सोच लिया था जिस दिन मैंने वंश को जन्म देने का फैसला किया था। जिस तरह वंश को ये कहा गया है कि उसके पापा हम दोनों को छोड़कर एक बहुत लंबे सफर पर निकल गए हैं, उसी तरह वंश को लेकर सवाल करने वाले हर इंसान को भी यही कहानी सुनाई जाएगी कि वंश के पापा मुझे और उसे छोड़ चुके हैं। और वक्त आने पर वो किरदार पैदा भी हो जाएगा। इसलिए आप बेफिक्र रहे मासी, अब आपकी ये श्रेया वो कमजोर और जलील की हुई बेबस लड़की नहीं है जो अपना मुंह छिपाकर चंडीगढ़ से भाग आई थी। 4 साल के बाद मुझे किस्मत ने मौका दिया है, इसलिए मैं अपना हक वापस मांगने वापस चंडीगढ़ जरूर जाऊंगी। रणविता मासी को अब तसल्ली हो गई थी कि श्रेया अपने बीते हुए कल का सामना करने के लिए तैयार है। पर उन्हें अभी भी वंश की फिक्र थी। वो 4 साल का छोटा सा बच्चा था जो आज भी अपने पिता से अनजान था, अपने मासूम दिमाग और छोटे छोटे हाथों से अपने पिता की तस्वीरें बनाता था और उन्हें लेकर कहानियां बनाता था। वो अनजान, अजनबी पिता आज भी कहीं चंडीगढ़ में था। अगर किस्मत ने दोनों को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया तो वो ये जान भी नहीं सकेंगे कि उनका खून एक है। और श्रेया ने अगर कभी उस आदमी को पहचान लिया, तो वो उसका साया भी वंश पर नहीं पड़ने देगी। मासी श्रेया को देखते हुए यही सब सोच रही थी और अपनी कॉफी पी रही थी। वहीं श्रेया अपना लैपटॉप खोलकर फोन पर अपने पार्टनर रजत सोढ़ी से बात कर रही थी कि वो कैसे चंडीगढ़ जाकर इस प्रोजेक्ट को पूरा करेगी और कैसे रजत यहाँ सब संभालेगा। श्रेया अब चंडीगढ़ जरूर जाएगी और ये तय था। रणविता मासी ने एक गहरी सांस ली, तभी अचानक दरवाजा खुला और अपनी आया के साथ छोटा सा प्ले स्कूल का बस्ता टांगे, अपनी दमकती भूरी आंखों और दिल जीतने वाली मुस्कान के साथ छोटा सा वंश भागता हुआ घर के अंदर आया। मम्मी, आप आज घर पे हो? देखो नानी मासी, मैंने सुबह सुबह सफेद खरगोश को देखकर विश मांगी थी कि मम्मी आज ऑफिस न जाएं और मेरे साथ लूडो खेलें। ये पी वंश लव्स यू मम्मी।
ये कहते हुए वंश श्रेया से लिपट गया और उसके कंधे पर सर रखकर प्यार से अपनी माँ का गाल सहलाने लगा। श्रेया ने हंसते हुए वंश को अपने आंचल में समेट लिया और सुकून की सांस ली। वंश श्रेया के जीने का मकसद था, एक अंधेरे में धकेली हुई जिंदगी में उम्मीद का दिया था। एक वंश ही तो था जिसके भविष्य के लिए श्रेया ने इतनी मेहनत करके खुद को इस लायक बनाया था। वहीं रणविता मासी अपने प्यारे से घुंघराले बालों और हल्की भूरी आंखों वाले नाती को देख रही थी और मन ही मन ये प्रार्थना कर रही थी कि वंश पर श्रेया के बीते कल के शैतानों का साया न पड़े। वंश इतना सुंदर और इतना मासूम था कि उसे देखकर बस यही डर लगता था कि कहीं दुनिया की धूल इसे छूकर मैला न कर दे। तभी श्रेया ने वंश के बालों में अपनी उंगलियां फेरते हुए उससे कहा, वंशु, आपकी मम्मी के पास आपके लिए एक और सरप्राइज है। वंश ने खिलखिलाते हुए पूछा, वाओ, एक और सरप्राइज? आप मुझे वो ग्रीन गाड़ी लेकर दे रही हो? ये सुनते ही श्रेया ने हंसते हुए कहा, नहीं, अभी आप उसके लिए बहुत छोटे हो, नवाब साहब। मम्मी आपको एक हॉलिडे दे रही हैं। आप और आपकी ये परी सी मम्मी हॉलिडे के लिए चंडीगढ़ जा रहे हैं। हैप्पी। इस पर वंश खुश होते हुए बोला, सच्ची मम्मी? गॉड प्रॉमिस, आप इस बार ऑफिस के लिए वंश का हॉलिडे कैंसिल नहीं करोगी? बिल्कुल नहीं। अब आप जाओ और अपने टॉयज पैक करो और आपकी मम्मी आपके कपड़े पैक करेगी। ओके? वंश ने फौरन कहा, ओके मम्मी। नानी मासी, आप भी जल्दी जल्दी सूटकेस पैक कर लो, हम चंडीगढ़ जा रहे हैं। यूहू। इतना कहकर वंश खुशी खुशी माँ की गोद से उतरकर अपने कमरे की तरफ भाग गया। रणविता मासी ने श्रेया की तरह देखा। श्रेया भी खुश थी, क्योंकि आज वो दिन आ गया था जिसके लिए उसने 4 साल इंतजार किया था। उसी रात नील महल डिजाइन हाउस से श्रेया की कंपनी को ईमेल आ गया कि श्रेया को अगले ही दिन चंडीगढ़ आकर उनसे और क्लाइंट से मिलना होगा। श्रेया और वंश ने अगली सुबह निकलने की तैयारी कर ली। श्रेया ने शिमला का ऑफिस अपने पार्टनर रजत के हवाले किया और 4 साल बाद वंश के साथ श्रेया एक बहुत लंबा सफर तय करने के लिए निकल पड़ी। जैसे ही उसकी गाड़ी ने शिमला से निकलकर चंडीगढ़ का रुख किया, श्रेया को न जाने क्यों रौनक और नताशा की जगह अपने बाऊजी और अपनी माँ की याद आई। इन 4 सालों में उसने कई बार सोचा था कि वो वंश को उनके पास लेकर जाए, वंश से कहे कि ये उसके नाना और नानी है, अपने बाऊजी और अपनी माँ से कहे कि ये उनका नाती है, पर ऐसा हो नहीं सकता था। पर आज भी ये ख्याल कहीं न कहीं श्रेया के जहन में था। ये और बात थी कि वो अपने बाऊजी से वादा कर चुकी थी कि उनके जीते जी वो कभी मल्होत्रा कोठी नहीं लौटेगी। श्रेया अपने इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी अचानक एक बड़ी लाल गाड़ी तेजी से श्रेया की गाड़ी की साइड से गुजरी और रास्ता काटते हुए श्रेया की गाड़ी के सामने आ खड़ी हुई। श्रेया एक झटके के साथ अपने ख्यालों की दुनिया से निकली और उसने जोर से ब्रेक लगाकर गाड़ी रोकी, ताकि वो उस सरफिरे की गाड़ी से टकरा न जाए। घबराकर श्रेया ने पहले पिछली सीट पर सो रहे वंश को देखा। वो जगह नहीं था और ठीक था। श्रेया की जान में जान आई और फिर गुस्से में तिलमिलाते हुए वो गाड़ी से उतरी और अपने शर्ट की बाजू ऊपर चढ़ाते हुए दंदनाती हुई उस लाल गाड़ी को चलाने वाले सरफिरे के पास जा पहुंची। काले शीशों के पीछे अपनी खूबसूरत नाक पर काले चश्मे टिकाए, लेदर जैकेट का काला ऊपर किए हुए वो शख्स आराम से स्टीयरिंग व्हील पर अपने हाथ रखे हुए बैठा था। श्रेया ने गाड़ी की खिड़की पर जोर से हाथ मारते हुए कहा, बाहर निकलो मिस्टर, तुम्हारे खानदान की पसंद सड़क नहीं है जिस पर तुम खतरों के खिलाड़ी बनकर लोगों की गाड़ी काट रहे हो। बाहर निकलते हो या रोड मारकर शीशा तोड़ूं तुम्हारा। आई सेड कम आउट। श्रेया के गुस्से की बरसात का नतीजा ये हुआ कि उस अजनबी ने बहुत धीरे से गाड़ी का शीशा नीचे उतारा और बिना अपने चश्मे को उतारे अपनी दिल धड़का देने वाली आवाज में नवाबी अंदाज में श्रेया से कहा, शीशा मत तोड़ना मैडम, क्योंकि इसका खर्चा तुम पूरा नहीं कर पाओगी। और रही मेरे बाहर आने की बात, तो मैं तो बाहर आने से या तुम्हारे रास्ते से गाड़ी हटाने से रहा स्पेशल तब तक जब तक तुम सॉरी नहीं बोलती। ये सुनकर श्रेया ने हैरान होते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हें सॉरी बोलूं? श्रेया के ये तेवर देखकर
उस लड़के ने अपना चश्मा उतारा और श्रेया की तरफ देखा और उसकी आंखों में देखते ही श्रेया को ऐसे लगा कि जैसे उस अजनबी की नजर उसे चीरती हुई उसकी रूह तक जा पहुंची हो। हल्की भूरी आंखों और उन आंखों में किसी पुराने दर्द, किसी पुराने रिश्ते का साया। श्रेया को ऐसा लगा जैसे ये अजनबी न जाने उसके कौन से जन्म के अतीत से निकलकर उसके सामने आया है। श्रेया के मुंह से बस इतना ही निकला, कौन कौन हो तुम? वेल, क्या लगता है तुम्हें कौन हूं मैं? बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।